नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता जिस तरह की दिखाई पड़ रही है वो बड़ी रोचक होती चली जा रही है। अनिश्चितता सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी या एनडीए गठबंधन की जीत होगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, एनडीए गठबंधन जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इन सब चीज़ों से हटकर काफ़ी चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं और उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एनडीए के भीतर पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ अपनी तरफ से एक तरीके से पूरे गठबंधन को वही नचा रही है, वही उसको कंट्रोल कर रही है, वही उसको अपने हिसाब से ऑपरेट कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से हर स्तर पर उनको दबाने की कोशिश की गई, चाहे मुख्यमंत्री के फेस को नए अनाउंस करना हो, चाहे एक सीट ज़्यादा यानी बड़े भाई की भूमिका वाली बात हो, हर चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। और नकारा भी ऐसे समय में जब नीतीश कुमार के पास फिर करने के लिए कुछ बचा नहीं था, कोई विकल्प नहीं बचा था। विकल्प का मतलब ये कि अब इंडिया गठबंधन में जाने का भी उनके पास विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया कि अब आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे तो अमित शाह ने बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के भी बंद हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक बात कही जाती है और अगले ही दिन उस बात से पलट जाने की परंपरा दिखाई पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे मौके दिखाई पड़े हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने यह दिखाया कि अगर हमने आपसे कहा है तो फिर हमने आपके लिए दरवाजे खोले भी नहीं। वहाँ स्थिति स्पष्ट हो गई और उसके बाद जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया तब ये दरवाजे वैसे भी बंद हो गए। लेकिन जब ये सारे दरवाजे बंद हो गए तब फिर नीतीश कुमार की अपनी रणनीति शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उसके आए, और इस बार ज़्यादा विधायक होने के बावजूद वो नीतीश कुमार के बजाय किसी अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए उसने 29 सीटें जो लोक जनशक्ति पार्टी को दी हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी को दी हैं। माना यह जा रहा था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से दी हैं, यानी एलजेपी से भी जो विधायक जीतेंगे वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। मांझी की पार्टी के जो विधायक जीतेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही जैसे होंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो जीतेंगे। लेकिन यहाँ बड़ा खेल कर दिया नीतीश कुमार ने। अब क्या किया, उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या गणित है, ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन चिराग पासवान का एक इंटरव्यू आता है उसके बाद कि हम इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी, और पहली बार ऐसा कर रही है। चिराग पासवान ने बड़ा खुलासा ये भी कर दिया कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो अलग थलग होकर चुनाव लड़े, उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल किए, लेकिन 130-35 सीटों पर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए और उनका मकसद यही था कि जेडीयू को कमज़ोर कर देना, जेडीयू को कम सीटों पर लाकर समेट देना, नीतीश कुमार को कमज़ोर कर देना, और उसमें वो कामयाब रहे। यानी बीजेपी ने क्या षड्यंत्र किया था पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार को टिकाने लगाने का, उसका उन्होंने खुलासा कर दिया और इसमें सफलता भी मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें लेकर आई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने फिर अपने खेल की शुरुआत की। सीटें तो कम से कम वो ज़्यादा नहीं पाए, लेकिन बराबरी पर ही रोक दिया उन्होंने बीजेपी को, यानी बीजेपी को भी ज़्यादा सीटें नहीं लेने दिए। बीजेपी इस उम्मीद में थी कि विधायकों की संख्या को देखते हुए ज़्यादा सीटों पर क्लेम करेगी, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ पर अड़ गए और आखिरकार बराबर 101 और 101 सीटें लेने पर तैयार हुए। अब नीतीश कुमार ने इन सभी जो घटक दल हैं, उन घटक दलों से ऐसा क्या किया या उनके साथ उनकी क्या डील होती है, ये बड़ी दिलचस्प है कि आखिर चिराग पासवान को खुलकर ये बात क्यों कहनी पड़ी। पूरे बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी का उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। स्ट्रेटजी तो इसको क्या ही कहेंगे, षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। यद्यपि ये बातें सबको पता थी,
लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर वो बात कह दी। और हुआ क्या दरअसल कि नीतीश कुमार ने, यानी जनता दल यूनाइटेड ने, बेसिकली अब नीतीश कुमार ही कहेंगे क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का भी अभी हम जिक्र करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी में भी ऐसा कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग भेज दिए हैं। खासकर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, इनको बताया जा रहा है कि ये बीजेपी से खैर आए ही है और बीजेपी के ही ये एक तरीके से नेता हैं जो काम तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष का कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो काम भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को नीतीश कुमार जान गए। तो पहले तो उन्होंने जो अपना टिकट बंटवारा किया 101 सीटों पर, उस टिकट बंटवारे से संजय झा को बिल्कुल किनारे कर दिया, एकदम किनारे कर दिया, लल्लन सिंह को भी किनारे कर दिया। यानी सीटों का बंटवारा उन्होंने अपने हिसाब से किया, अपने समर्पित जो उनके जो विश्वस्त लोग थे उनके हिसाब से किया, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर किया। नतीजा ये हुआ कि सबसे बेहतर जो कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारा हुआ है, सभी दोनों गठबंधन में जितने भी दल हैं उनमें सबसे बेहतर जो सीटों जो टिकट वितरण किया गया है वो जनता दल यूनाइटेड में किया गया है। दूसरे, उन्होंने 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, तो ऐसा कई जगहों पर हुआ जहां कुछ कैंडिडेट खड़े कर दिए उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ। यद्यपि वो निर्दलीय थे, लेकिन वो ऐसे वोटर थे, ऐसे कैंडिडेट थे जो बड़ी संख्या में एनडीए का वोट खींच कर ले आते। तो चिराग पासवान की हालत खराब हो गई। हालांकि बहुत जगहों पर अभी भी ऐसे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की, उनसे माफ़ी भी मांगी और कल जब छठ के मौके पर नीतीश कुमार उनके घर भी गए, मुलाकात हुई। अब 3 दिन तक नीतीश कुमार पटना में डेरा डाले हुए हैं और उनका एक जो कह लीजिए कि इधर 3 दिन का उनका जो एजेंडा है, जो बताया जा रहा है कि अपने पुराने जो समाजवादी नेता हैं, जनता दल के नेता हैं, पुराने 90 के दशक वाले, समता पार्टी के दिनों के जो उनके पुराने मित्र हैं, उनसे वो बारी बारी से मुलाकात कर रहे हैं और मिल रहे हैं। इस मुलाकात के पीछे क्या कुछ है, क्या वजहें हैं, ये समझ में आएंगी धीरे धीरे। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आरजेडी ने रास्ते भले बंद कर दिए हो, लेकिन इधर कुछ दिनों से जब से सीट बंटवारा हुआ है तो आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार की बातचीत शुरू हो गई है। दोनों के बीच में तालमेल कुछ बेहतर हो रहा है। यानी कुछ जगहों पर अगर बीजेपी और बीजेपी के अलावा जो दूसरी एनडीए की पार्टियां हैं उनका खेल बिगाड़ने में आरजेडी और जेडीयू मिलकर काम करने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे करेंगे अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों के बीच में कुछ इस तरह का भी तालमेल बन गया है या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही चुनाव के बाद अगर स्थिति ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश करती है, तब फिर आरजेडी और जेडीयू को मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आरजेडी का मतलब इंडिया गठबंधन, ये इस तरह का तालमेल भी दिखाई पड़ रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिहारी अस्मिता को जिस तरीके से एक मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा तो विपक्ष ने बनाया, लेकिन वो नीतीश कुमार के मामले में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी वो पीछे हट रही है। बाकी एनडीए के सभी घटक दलों के सारे नेता खुलकर ये बात कह चुके हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो जबकि विरोधी माने जाते हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जनता दल यूनाइटेड में तो बार बार ये बात कही जा रही है, और चाहे चिराग पासवान हो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी अब विरोध के स्वर निकलने लगे। खुलकर राजीव प्रताप रूडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। और इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिहार के स्थानीय नेतृत्व को दबा रहा है इस मामले में, और जानबूझकर बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के भीतर फूट डालना चाहता है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को लिए बिना, नीतीश कुमार को लिए बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत कुछ कर नहीं सकती है, और लेना उसको ज़रूरी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनाना भी नहीं चाहती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब कुछ
ये जो फूट है वो दिखाई पड़ रही है। दो नेता हैं, बड़े दमदार नेता हैं। एक तो है नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के भी नेता चिराग पासवान के बड़े करीबी माने जाते हैं। दूसरे नेता हैं सम्राट चौधरी। ये दोनों नेता अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों नेता आजकल एक दूसरे को हराने पर लगे हुए हैं। दोनों अपने को समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को हटाया जाएगा तो शायद इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अब क्षीण हो चुकी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर प्रशांत किशोर ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। अब बीजेपी शायद ही उनको मुख्यमंत्री बना पाए, और अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो बीजेपी के विधायक दल के भीतर जबरदस्त फूट हो जाएगी खुले तौर पर। जिस तरह से आरके सिंह बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं और अपील कर रहे हैं कि इस तरह के इन नेताओं को वोट मत दीजिए, उसको देखते हुए साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। तो अब नीतीश कुमार की जो जिस तरह की रणनीति दिखाई पड़ रही है, अब भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति के आगे बिल्कुल पस्त दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को लगा होगा कि हम नीतीश कुमार को किनारे लगा देंगे, लेकिन अब स्थितियां ये बन रही हैं कि अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका अदा करना चाहेगी तो करेगी, अन्यथा नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका इंतजाम कर चुके हैं नीतीश कुमार पहले ही, और आरजेडी भी उनके इस अभियान में या इंडिया गठबंधन में उनके इस अभियान में साथ दे देगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ना है वो दूरगामी प्रभाव पड़ना है। वो प्रभाव पड़ेगा कहां? केंद्र सरकार पर। नीतीश कुमार और एलजेपी और बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं, ये सब मिलकर एक कम से कम एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है केंद्र में, उसको हिलाने में, उसको अस्थिर करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं और करेंगे। और साथ ही अगर इनकी तरफ से पहल होती है तो निश्चित तौर पर जो दूसरी बड़ी बैसाखी है यानी तेलुगु देशम पार्टी, वो भी फिर पीछे हटने वाली नहीं है। तो खेल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों ने यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बहुत बड़ा रचा है, लेकिन बिहार में जब बिहारी अस्मिता और बात गुजरात तक पहुंच गई, गुजरात वर्सेस बिहार, तब फिर ये मामला थोड़ा पेचीदा दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। चुनाव के बाद क्या होता है देखने वाला समय होगा, लेकिन उसके पहले जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो बिहार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है और केंद्र की सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।